कल हम लोगों ने जो इन्फ्लेशन देखा था, आज हम बात करेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की। लेकिन इसे समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा कि कोई कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से रन करता है, कैसे प्रॉफिट अर्निंग करता है। अभी हम एक फौरी तौर पर उसे समझेंगे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पे हमारी अलग से पूरी क्लास आएगी जिसमें से सेंट्रल बैंक और उस पूरा बैंकिंग सिस्टम आपको समझाया जाएगा, उसकी एक क्लास अलग से आएगी। लेकिन अभी हमें ये तीन चीजें समझने के लिए, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए जो है हमें बैंकिंग की वर्किंग समझनी पड़ेगी, कॉमर्शियल बैंक कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम की एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है, जो कि मुद्रा के प्रसार और संकुचन के लिए जिम्मेदार होती है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए इसकी मॉनिटरिंग पॉलिसी चलती रहती है। तो पहले देखते हैं कि जैसे सेंट्रल बैंक पे भी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम पे जो क्लास आएगी उसी में पूरा डिटेल बताया जाएगा। लेकिन अब समझ लेते हैं कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो अब समझिए कि कोई कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंक कहां से कैश, उसके पास कैश कहां से आ जाएगा या उसके पास धन कहां से आएगा? तो ये आएगा उसके कंज्यूमर्स के पास, यानी ग्राहक के पास से। या तो ग्राहक के पास से आएगा या फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशंस के पास। ये गवर्नमेंट भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। मतलब ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पैसे कहां जाएंगे? वाणिज्यिक बैंक में जाएंगे। तो ये वाणिज्यिक बैंक में जो पैसा जाएगा वो जाएगा एनटीडीएल के रूप में। अब ये एनटीडीएल क्या है? तो एनटीडीएल है नेट टाइम डिमांड लिक्विड। ठीक है, ये डिमांड लिक्विड क्या है? ये हमारा मान लीजिए ये होता है जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं या करंट अकाउंट होते हैं, जो है बचत खाता या चालू खाता जो होता है, जिसपे डिमांड करने पे हमें तुरंत कैश की प्राप्ति हो जाए, नगद का तुरंत आहरण हो जाए, तो उसे कहते हैं वो डिमांड टाइम पे आएगा। और जो टाइम वेरिएंट होता है ये होता है हमारा एफडी के रूप में। अब चलिए देखते हैं कि ये मान लीजिए ये दो सब मिलाकर इसके पास, इस वाणिज्यिक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे 100 करोड़ आता है। तो अब ये 100 करोड़ आया है, तो ये इस पे प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा? ये इसी मनी को आगे मार्केट में या तो लोन पे देगा या उसका इस्तेमाल करेगा अर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका अर्न करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो क्या ये पूरे 100 करोड़ इस्तेमाल करेगा? नहीं, यहां आता है मॉनिटरिंग अथॉरिटी का रोल। ठीक है, यहां आता है मॉनिटरिंग अथॉरिटी का रोल। इसके लिए इन्होंने दो रेशियो बना रखे हैं, CRR और SLR। ठीक है, CRR और SLR। तो CRR क्या होता है? CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी नगदी आरक्षित अनुपात। ठीक है, और SLR दूसरा है SLR क्या होता है? SLR होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुरी लिक्विड रेशियो यानी जो ये है आपका नगदी आरक्षित अनुपात और जो है वैधानिक तरल अनुपात, किस तरीके से ये इस पे कैप लगाते हैं कि कितना पैसा आप
मनी या वेल्थ जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, लेट अस कंसीडर कि मतलब अगर हम मान लें कि 4% CRR है, ठीक है, 4% CRR है, तो किसी भी वाणिज्यिक बैंक को जो टोटल कैश है उसके पास, उसका 4% एज अ डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी RBI को देना पड़ेगा CRR के तहत। ठीक है, और SLR जो है वो समझ लीजिए उस बैंक को अपने पास, इस बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को अपने पास कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। और SLR मान लीजिए 18% SLR है। ठीक है, तो अगर SLR 18% है तो इस बैंक को 18% जो है कैश अपने पास रखना पड़ेगा इन अ फॉर्मेट ऑफ कैश या फिर सिक्योरिटीज, या फिर जो भी RBI कहता है, मॉनिटरिंग बॉडी कहती है कि वो एज अ सिक्योरिटी उसे लेगी, तो उसे क्या कहते हैं, जो भी इसका अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उस फॉर्म में इनको ये 18% रखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए 18% हुआ लगभग 18 करोड़ रुपए और 4% हुआ लगभग 4 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब टोटल कितना पैसा इसका रोका गया है, तो ये है 22 करोड़ रुपए। तो अब 100 करोड़ में ये सिर्फ 78 करोड़ को ही मार्केट में यूज कर सकता है वेल्थ जनरेशन के लिए। किसके लिए? वेल्थ जनरेशन के लिए, वेल्थ जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये था। अब हम बात करते हैं कि अगर इन केस ऑफ दैट, कि अगर ये लेस कैश हो जाता है, कैश इसके पास कम हो जाता है वर्किंग के लिए, या फिर सरप्लस हो जाता है। जब ये लेस और सरप्लस की जो कंडीशन होती है, तो इसी टाइम पे आपका इंट्रोड्यूस होता है बैंक रेट, रेपो रेट और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे चर्चा करते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे। तो चलिए देखते हैं बैंक रेट को। बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर या बैंक रेट। जब कोई वाणिज्यिक बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक जब बिना किसी सिक्योरिटी के जब केंद्रीय बैंक से लोन लेता है, तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी केंद्रीय बैंक ने नहीं ली है। यानी अगर मान लीजिए SBI एक कॉमर्शियल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा लेता है, ठीक है, तो पैसा जो लेगा वो, ठीक है, तो वो जो पैसा ले रहा है वो बिना किसी सिक्योरिटी पे ले रहा है, तो वो जो है उस पे जो रेट लगेगा वो बैंक रेट कहलाएगा। ठीक है, बैंक रेट। अब चलते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा रेपो का मीनिंग क्या है। रेपो का मीनिंग क्या है? रेपो का मतलब है रेपो का मीनिंग क्या होता है? परचेज एग्रीमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो पुनः खरीदने के लिए जो एग्रीमेंट होगा उसे रीपर्चेज एग्रीमेंट कहेंगे। तो अब रीपर्चेज एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है
जो हमारा वाणिज्यिक बैंक है, यानी मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो जो सेंट्रल बैंक से यानी केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से जो भी मनी लेता है, जो भी कैश लेता है, उस ये कैश आरबीआई से लेगा, लेकिन किसके बदले? ये अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को, अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखेगा, जिसके तहत वो कैश लेगा अपने पास। तो क्या होगा, मान लीजिए इस बैंक ने 10 करोड़ की सिक्योरिटी रखी, तो बैंक क्या करेगा, उसे 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। ठीक, 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। अब ये क्या है, ये 10 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफर हुआ है, तो जो ये होता है ये ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन होता है ये ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट का मतलब है आज मान लीजिए आज 10 बजे से बैंक खुला है, तो अगले दिन 10 बजे तक का इनके पास समय होता है इसे रीपे करने का। ठीक है, तो इस पे इस ट्रांजैक्शन पे जो रेट लगता है वो कहलाता है रेपो रेट। एक साधारण भाषा में समझे कि अगर कोई भी आदमी, जैसे आप गांव की भाषा में या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमारे पास 10,000 का कोई गहना है, ठीक है, तो वो गहना हम गए किसी सुनार के पास, हमने उसको रख दिया कि ये 10,000 कीमत का है, हमें 10,000 रुपए दे दीजिए, और जब हम इसे लौटाएंगे तो वो 10,000 का जो है ब्याज देके आपसे ये छुड़वा लेंगे। ये एक तरीके का रीपर्चेस एग्रीमेंट है कि आपको जो हम सिक्योरिटी दे जा रहे हैं ये हम आपसे ही खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये रीपर्चेस एग्रीमेंट है। तो उसको वो क्या होता है वो, लेकिन ये जो रेपो रेट है कि ओवरनाइट टाइम बाउंडेड है। अभी इन्होंने एक टेम्प रेपो रेट यानी इंट्रोड्यूस किया है 7 डेज का, अब ये 7 दिन का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये था आपका रेपो रेट। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, अब इसमें क्या होता है, जब किसी कॉमर्शियल बैंक यानी जो भी कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंक है हमारा, उसके पास कैश फ्लो यानी नगद ज्यादा हो गया हो, तो वो क्या करता है, अपना नगद जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखवा देता है। तो जब ये कैश जो है रिजर्व बैंक के पास जाएगा तो रिजर्व बैंक इस पे एक इंटरेस्ट देता है, लेकिन जितना ये कैश रिजर्व बैंक के पास रखेगा उसके तहत रिजर्व बैंक जो है उसको एक कोलेट्रल यानी कोलेट्रल देगी, यानी एक सिक्योरिटी देगी कि भैया ये सिक्योरिटी आपके पास पड़ी है, इसको मैं एक तय इंटरेस्ट रेट पे खरीद लूंगी। जब भी खरीदेंगे वापस, जब भी आप रिवर्स मतलब जब भी आप अपना कैश लेंगे और आप, तो उस पे जो ब्याज होगा, वो जिस रेट पे जो ब्याज मिलेगा वो जो है कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रेपो रेट का भी मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन तीनों का इन्फ्लेशन पे क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। अब सिंपल सी बात समझिएगा, ये है बैंक रेट, ठीक है, ये है रेपो रेट आपका, ठीक है, और ये है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मत दिख रहा है ना। तो ये रेपो रेट है और ये रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर हम रेपो रेट बढ़ा दें, रेपो रेट अगर हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा मिलेगा वो हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, अगर हायर इंटरेस्ट पे
पैसा मिल रहा है किसी कॉमर्शियल बैंक को, अगर हायर इंटरेस्ट पे किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसा मिल रहा है तो वो उस पे वेल्थ भी तो जनरेट करेगी। अब क्योंकि उसको रीपेमेंट करना है तो वो वेल्थ भी जनरेशन करेगी, यानी वो वेल्थ का मतलब अपना भी लाभ कमाने की कोशिश करेगी वो इस पे, तभी तो वो इसका रीपेमेंट कर पाएगी। ठीक है, तो ये वेल्थ जनरेशन में क्या होगा, लोन जो एक हम लोग को जो लोन मिलता है, सामान्य जनमानस को जो लोन मिलेगा, सो सामान्य जनमानस को लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो दर होगी वो बढ़ा दी जाएगी। तो बढ़ा दी जाएगी तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से लोन कम लेंगे तो नगदी जो होगी वो कम होगी, मार्केट में कैश फ्लो कम होगा। ठीक है, यही सेम चीज है अगर ये रिवर्स रेपो रेट में, अगर ये रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाएगा तो भी वही सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो बैंक के पास पर्याप्त पैसा होगा खर्च करने के लिए। ठीक, बैंक के पास पर्याप्त पैसा होगा कमाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा और फिर इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो कैश फ्लो में ऑलरेडी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कैश फ्लो में ऑलरेडी वृद्धि हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं किसी इस तरीके की मॉनिटरिंग पॉलिसी लाके हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करते हैं। कैश फ्लो से हमारा क्या है, देखिए आरबीआई का मेन प्रोसेस ही यही है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे यानी नियंत्रित रखे। ठीक है, तो मूल्य ज्यादा बढ़े नहीं और घटे नहीं। तो वो क्या करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को टाइम पे कम या ज्यादा करता रहता है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपको हमारा वीडियो यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट में हमें हमारी अगर आपको कुछ चीजें छूट गई है या हमसे कुछ रह गया है तो जरूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।